हेलो एवरीवन, यूपीएससी माइंड मैप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी घटना चक्र इंडियन पॉलिटी सीरीज की थर्ड लेक्चर। ठीक है, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली एंड मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। So let's start our third chapter, that is Article of the Constitution. There are 22 parts, 395 article and 8 schedule in the original copy of the Constitution. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स थे? 22 पार्ट्स, आर्टिकल 395 थे और 8 शेड्यूल थे। The number of articles were added and removed later throughout amendments. बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हुए जो बाद में ऐड किए गए और बहुत सारे पुराने आर्टिकल्स को रिमूव भी किए गए। ठीक है, तो एट प्रेजेंट देयर आर 465 आर्टिकल्स बट दे वर एडेड इन द फॉर्म ऑफ सब पार्ट्स। सब पार्ट्स क्या होता है? जैसे आर्टिकल 21 है तो आर्टिकल 21 ए, ठीक है, ये नंबर तो इंक्रीज कर रही है ए बी सी डी के फॉर्म में, लेकिन ओरिजिनली अभी भी 398 है। बट ऐसे अगर काउंट करने जाए तो आर्टिकल 21 ए, 39 ए, 48 ए, ठीक है, इस टाइप में आज हमारे पास कितने आर्टिकल है? टोटल 465 आर्टिकल एंड द ओरिजिनल आर्टिकल आज भी कितने हैं? 395। ओके, सो लेट्स डिस्कस द इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आजकल ये जो बहुत न्यूज में है, ये जो नाम है इंडिया, दैट इज भारत, ठीक है, ये किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 1, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन। आर्टिकल 2, एडमिशन और स्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। कोई भी नए राज्य को इंडिया में स्टैब्लिश करना। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि सिक्किम को हमारे कंट्री में लेके आया गया था। ओके, स्टैब्लिश किया गया था सिक्किम को। And Article 3, formation of new state and alteration of area boundary or name of existing state. Article 3 में क्या है? नया राज्य बनाना, ठीक है, या किसी राज्य के बाउंड्री को छोटा या बड़ा करना, या किसी भी राज्य का नाम बदल देना। जैसे कि आपने सुना होगा 2000 में बिहार के एक पार्ट को अलग करके, सदर्न बिहार के पार्ट को अलग करके झारखंड बना दिया गया। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के अलग करके तेलंगाना बना दिया गया 2014 में। तो ये सब किसके अंडर में आता है? आर्टिकल 3 के अंदर में। और अगर हम किसी टेरिटरी को अपने कंट्री में स्टैब्लिश करते हैं तो वो आर्टिकल 2 के अंदर आता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस क्लियर रखिएगा क्योंकि ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है अक्सर लोगों को। आर्टिकल 5, सिटीजन एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या है? कि कानून की नजरों में सब इक्वल है, नो पर्सन इज अबव द लॉ। ओके, आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। लेकिन इसमें क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे वो रिलीजन हो, रेस हो, सेक्स हो, कास्ट हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन ऑफ वुमेन। वुमेन को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है, एससी एसटीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है, ओबीसीज को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा गया है। ठीक है, तो ये सब आर्टिकल 15 के एक्सेप्शन है। ये सबको क्यों किया गया है? ताकि उनको इक्वालिटी प्रोवाइड कराया जा सके, क्योंकि वो हमारे समाज में अभी पिछड़े हुए लोग हैं। आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आर्टिकल 17, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 में क्या है? अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने की बात कही गई है। आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल्स, अब कोई भी टाइटल्स नहीं रख सकता एक्सेप्ट एजुकेशन टाइटल और मिलिट्री टाइटल। इनको छोड़ के और कोई भी टाइटल्स आप नहीं रख सकते हैं। जैसे कोई पद्मश्री जीत गया, पद्म भूषण जीता, या कोई फॉरेन से कोई भी टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसके अंदर क्या है कि राइट टू एक्सप्रेस वंस व्यू, आपको अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने की आजादी दी गई है। इसी के अंदर प्रेस को भी फ्रीडम मिला हुआ है। ओके, नेक्स्ट कौन सा है? प्रोटेक्शन इज रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या होता है इसका कि नो पर्सन कन्विक्टेड एनी ऑफेंस एक्सपेक्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ और नो पर्सन पनिश फॉर सेम ऑफेंस मोर देन वंस। मतलब कि जो कानून द्वारा सजा तय की गई है, किसी भी पर्सन को उससे ज्यादा सजा नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरा, एक ही क्राइम के लिए किसी पर्सन को 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सबको लाइफ जीने का अधिकार है और डिग्निटी के साथ लाइफ जीने का अधिकार है, पूरी इज्जत के साथ लाइफ जीने का अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, ये आर्टिकल 21 में कहा गया है। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, कुछ केसेस में प्रोटेक्शन दी गई है, राइट अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, जेल में रखना और अरेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन दी गई है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर। जो इंसानों की तस्करी की जाती है, ट्रैफिक होता है, उसके अगेंस्ट और फोर्स लेबर, जबरदस्ती का बंधुआ मजदूर के रूप में आप किसी को काम नहीं करवा सकते हो। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। बच्चों को किसी भी डेंजरस फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने से क्या करता है? रोकता है, प्रोहिबिट करता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 28 freedom to attend at religious instruction or religious worship in certain education institution. Article 29 protection of interest of minorities. Protection of interest of minorities. Article 30 rights of minorities to establish and administrate education institution. Right of minorities का राइट टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट व्हाट? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 32 रेमेडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट। फंडामेंटल रेमेडीज है, ये क्या है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 को क्या बोला गया है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसने बोला है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने इस आर्टिकल को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। Article 38 state to secure a social order for the promotion of welfare of people. Article 39 certain principle of policies to be followed by state. Article 39A equal justice and free legal aid. सबको समान न्याय मिले। और फ्री लीगल एड क्या है? अगर कोई कैपेबल नहीं है तो उन्हें लॉयर प्रोवाइड करवाना या उन्हें मौका देना अपने आप को सही प्रूव करने का। ठीक है, आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंट इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 43 लिविंग वेजेस फॉर वर्कर। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन। आजकल यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, आर्टिकल 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन बिलो द चिल्ड्रन एट द एज ऑफ 6 ईयर। क्या है? बच्चों की देखभाल करना और फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना 6 साल से कम के बच्चों को। ओके, आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48A प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 48A, ये देखिए ये बाद में ऐड किया गया है, इसलिए इसके आगे ए लगा हुआ है,
तो इसके अंडर क्या है, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। आर्टिकल 49 प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हमें अपने मॉन्यूमेंट और नेशनल इंपॉर्टेंस के जो प्लेसेस है उसको प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को कौन सा आर्टिकल सेपरेट करता है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना। आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज। अगेन इसके सामने ए लगा हुआ है, मतलब आप देख सकते हैं ये बाद में ऐड किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज मीन्स ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। सिटीजन एज अ सिटीजन आपकी क्या ड्यूटीज है ये आपको इसमें बताई गई है। आर्टिकल 52 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में यहाँ बताया गया है कि प्रेसिडेंट कौन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा, ये आर्टिकल 54 में बताया गया है। आर्टिकल 55 व्हाट इज द मैनर ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा। ओके, आर्टिकल 57 एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 60 oath or affirmation by president। आर्टिकल 61 प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किसमें है, आर्टिकल 61 में। आर्टिकल 63 वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 64 वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है, चेयरमैन है राज्यसभा के। आप सबको पता होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 52 में प्रेसिडेंट की बात की गई है एंड आर्टिकल 63 प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट, 63 वाइस प्रेसिडेंट। ओके, आर्टिकल 66 इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 70 डिस्चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर contingencies। आर्टिकल 72 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन etc and to suspend, remit or commute sentence in certain cases। आपने सुना होगा कि प्रेसिडेंट के पास पावर होता है, क्षमा करने की शक्ति होती है प्रेसिडेंट के पास। तो वो शक्ति किसके अंडर आती है, कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 72। ओके, नाउ आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसके हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। ये क्या करते हैं, एड एंड एडवाइस करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। 75 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स। आर्टिकल 75(1) द प्राइम मिनिस्टर shall be appointed by the president and other minister shall be appointed by the president on the advice of prime minister। क्या है आर्टिकल 75(1) कि जो प्रेसिडेंट है वो किसको अपॉइंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को और अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत बार एग्जाम में आ गया है 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और ये हमें अक्सर हम भूल जाते हैं इनको, तो ये याद रखिएगा। आर्टिकल 76 है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 79 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 80 कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। आर्टिकल 81 कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा। आर्टिकल 83 ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 85 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोपोगेशन एंड डिसोल्यूशन। आर्टिकल 89 द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की बात की गई है। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, याद रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 93 द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। 89 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के, और 93 में स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 100 वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ द हाउस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस इन
सर्टेन केसेस। जॉइंट सिटिंग मतलब जब लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल। आर्टिकल 110 डिफिनेशन ऑफ मनी बिल। मनी बिल क्या है ये बताता है। आर्टिकल 101 एसेंट टू बिल, बिल को मंजूरी देना, ये किसमें है 111। आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट मतलब बजट। बजट किस कौन से आर्टिकल के अंडर आता है 112। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल्स। आर्टिकल 116 वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंस बिल। मनी बिल 110, फाइनेंस बिल 117। आर्टिकल 122 कोर्ट नॉट टू रिक्वायर इनटू प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 123 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो जो प्रेसिडेंट का प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस का जो पावर है वो कौन से आर्टिकल के अंडर आता है 123 एंड प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस। ओके, ये कब होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं रहती है और इस ऑर्डिनेंस का ड्यूरेशन कितना होता है 6 मंथ का। ओके, सो याद रखिएगा 123 एंड ऑर्डिनेंस। ओके, 124 एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 137 रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर बाय सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 143 पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो अपने किसी भी मैटर को लेके सुप्रीम कोर्ट के पास कंसल्ट कर सकता है। आर्टिकल 148 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इन दोनों में बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। आर्टिकल 148 और आर्टिकल 76 याद रखिएगा 76 AG, ठीक है, क्योंकि ये छोटा है तो 2 वर्ड का और ये बड़ा है CAG तो ये 3 140 148 और वो 76। ओके, क्योंकि ये 2 वर्ड का है AG तो 76 2 लेटर और ये 3 का है CAG तो ये 148। ठीक है, इसको इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट 153 गवर्नर ऑफ स्टेट। आपके स्टेट में जो गवर्नर होंगे वो गवर्नर कौन से आर्टिकल के अंदर है आर्टिकल 153। 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। आर्टिकल 161 पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन etc एंड टू सस्पेंड रेमिट और कंप्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। जैसे कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है, वैसे ही स्टेट में ये पावर किसके पास होता है गवर्नर के पास। ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल 72 के अंदर सेंटर में प्रेसिडेंट के पास पावर होता है टू गिव ग्रांट पार्डन एंड स्टेट में गवर्नर के पास पावर होता है टू ग्रांट पार्डन, क्षमा की शक्ति प्रदान की गई है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल 74 में है टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, और यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट में टू एड एंड एडवाइस गवर्नर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 164 अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर। नेक्स्ट आर्टिकल 167 ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज रिस्पेक्ट द furnishing of information to the governor. Article 169 abolition or creation of legislative council in state. Article 169 abolition of or creation of legislative council. Legislative council का बनना और उसको abolish करना, ये किसके अंदर आता है 169. Article 174 session of the state legislature, propagation and dissolution. Article 200 assent to the bill. Article 201 bill reserved for consideration of president. प्रेसिडेंट की मंजूरी के लिए बिल को रिजर्व करके रख देना। ठीक है, आर्टिकल 213 पावर ऑफ गवर्नर टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन से किसके अंदर था आर्टिकल 124। ओके, और 214 में हाई कोर्ट है।
Article 215 High Court to be court of record. Article 216 Constitution of High Court. Article 217 Appointment and condition of office of a judge of a High Court. Article 226 Power of High Court to issue certain writs. ये रिट के बारे में क्या होता नहीं होता ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल 231 स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। दो या दो से अधिक स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ये आप कहिए, अभी टास्क है कि आप एक बार जाके देखिएगा कौन कौन से दो सेम स्टेट में एक हाई कोर्ट है, ठीक है। एक बार आप देखिएगा जाके, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। आर्टिकल 233 अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस। Article 239A, the provision contained in this article applicable to Union Territory of Puducherry shall also apply to the Union Territory of Jammu and Kashmir. 239AA, special provision with respect to Delhi. Okay, special provision with respect to Delhi. Article 239AA. Article 241 High Court for Union Territory. Article 243A Gram Sabha. Article 243B Constitution of Panchayat. Article 243H Power to impose tax by and fund of panchayats. Article 243K Election to the Panchayat. Article 243Z ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटी के अकाउंट को क्या करना, ऑडिट करना। आर्टिकल 243ZA इलेक्शन टू द म्युनिसिपैलिटीज। इलेक्शन ऑफ पंचायत 243K में है और इलेक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज 243ZA। ओके। आर्टिकल 243ZD कमिटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग। नेक्स्ट आर्टिकल 243ZI incorporation of cooperative society. Next article 249 power of parliament to legislate with respect to matter in state list in the national interest. Article 253 legislation for giving effect to international agreements. Article 262 adjudication of dispute related to वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली। जैसे आप कावेरी रिवर वाटर को अक्सर आप देखते होंगे कि वो डिस्प्यूट में है, ठीक है, तो ये किसके अंदर है, 262 के अंदर ये रिजोल्यूशन होगा। नेक्स्ट आर्टिकल 263 प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 267 कंटिजेंसीज फंड। Article 280 Finance Commission. Article 300A person not to be deprived of property save by authority of law. Article 312 All India Service. Article 315 Public Service Commission for Union and for State. Public Service Commission for Union and State. Article 315 and All India Service 312. 323A Administrative Tribunals. 323B Tribunal for other matters. 324 Superintendent Direction and Control of Election to be vested in an Election Commission. मतलब इलेक्शन जो हो रहा है उसको सुप्रिटेंडेंट करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना जो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है वो किसके अंदर है, आर्टिकल 324। ओके। 326 election to Lok Sabha and the Legislative Assembly of State on to be basis of adult suffrage. Adult suffrage के बेसिस पर मतलब जो भी 18 ईयर से ऊपर है वो सबको वोटिंग राइट है और उसके बेसिस पर इलेक्शन ऑफ लोक सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द हाउस ऑफ पीपल। लोक सभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो सीट का रिजर्वेशन है वो 330 के अंदर आता है। ओके। आर्टिकल 331 रिजर्वेशन ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोक सभा बट द प्रोविजन ऑफ रिपील बाय 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये जो था एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व किया गया था लोकसभा में, लेकिन इसको अब 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इसे हटा दिया गया है।
ठीक है। आर्टिकल 331 को 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2019 में हुआ था, जिसमें एंग्लो इंडियन को सीट दिया गया था, उसे अब रिपील कर दिया गया है, हटा दिया गया है। आर्टिकल 332 रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा 330 एंड 332 सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। आर्टिकल 333 333 again reservation of Anglo-Indian community in the state legislative, but this provision is also repealed by 104th Constitution Amendment Act 2019. So ये दोनों को रिपील कर दिया गया है। आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, 338 कास्ट, 338A ट्राइब। ओके। 338B नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, 343 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन, 344 कमीशन एंड कमिटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। आर्टिकल 350A फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। आर्टिकल 350B स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मतलब जो लिंग्विस्टिक जो भाषाई आधार पर जो माइनॉरिटी है उनके लिए स्पेशल ऑफिसर। ओके। 351 डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, डायरेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन आर्टिकल 351। आर्टिकल 352 प्रोमulgation ऑफ इमरजेंसी, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी किस कौन से आर्टिकल के अंदर प्रोमulgate किया जाता है? आर्टिकल 352। आर्टिकल 356 प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 19 ड्यूरिंग इमरजेंसी। 358 के अंदर क्या होता है? आर्टिकल 19 को जब हमारी कंट्री में इमरजेंसी अगर कभी लगता है तो आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर देना, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? 358। ओके। सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल 359 सस्पेंशन ऑफ द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी। 358 में आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया गया और आर्टिकल 359 में फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करने की बात की जा रही है। ओके। आर्टिकल 360 प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 and national emergency is in article 352। नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन भी हम आगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 365 इफेक्ट ऑफ फेल्योर टू कंप्लाई विथ और गिव इफेक्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन। आर्टिकल 368 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयर ऑफ। पार्लियामेंट के पास जो पावर है amend the constitution under article 368। आर्टिकल 370 ये जो जम्मू एंड कश्मीर के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में है। टेम्पररी प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर इनऑपरेटिव थ्रू अ प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन ऑन 6 अगस्त 2019। ओके। आर्टिकल 371 स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र एंड गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन, ये कौन से में है? आर्टिकल 371। ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर के लिए था, 371 महाराष्ट्र एंड गुजरात, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र एंड गुजरात। ओके। नेक्स्ट अब देखते हैं शेड्यूल्स। तो कितने शेड्यूल्स है हमारे टोटल? अभी प्रेजेंट में 12 शेड्यूल है, लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था उस टाइम पे कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। ओके। सो चलिए देखते हैं कौन कौन से शेड्यूल है। फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विथ टेरिटोरियल डिमार्केशन। पहला कौन सा है? स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दूसरा प्रोविजन रिलेटेड टू सैलरी एमोलमेंट अलाउंस ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। यूनियन ऑफ इंडिया के जितने भी ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी अलाउंस या उनको जो भी फैसिलिटीज दी जाती है वो सब कौन से कहाँ बात कही गई है? सेकेंड शेड्यूल में। शेड्यूल 3 फॉर्म ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस ऑफिस बेयरर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया।
ठीक है, इसमें क्या है, ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, जो शपथ वगैरह लेते हैं उन सब की बात बताई गई है। फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ किसको, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब को एडमिनिस्ट्रेट और कंट्रोल करना। सिक्स शेड्यूल में प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ, चार स्टेट है, नाम याद रखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सिक्स शेड्यूल के अंदर है। सिक्स शेड्यूल में जो ट्राइब्स हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रोविजन है। कौन कौन से स्टेट है, चार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, नेक्स्ट है सेवेंथ शेड्यूल, ये बहुत ही फेमस शेड्यूल है जो शायद आप सबको पता होगा, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट। ये हमने कहाँ पढ़ा है, अभी हमने लास्ट चैप्टर में ये चीजें पढ़ी है, जो डिवीजन ऑफ पावर था 1935 में, ये प्रोविजन लेके आया गया था कि 3 लिस्ट में बांट देना है। ओके, कौन कौन से, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, इसके पास सेंटर हैव द पावर टू मेक लॉ इन दिस सब्जेक्ट। ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट, लेकिन प्रेजेंटली इसमें एक बढ़ा दिया गया है, तो ये अब कितना हो गया है, 98। ओके, स्टेट लिस्ट में ओनली द स्टेट हैव पावर टू मेक लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। ओरिजिनली 66 था, अब इसको कम करके 59 कर दिया गया है। एंड कॉन्करेंट लिस्ट, on this list the center and the state both have power to make laws। ठीक है, ओरिजिनली ये 47 था, अब इसको इंक्रीज करके 52 कर दिया गया है। इसके अलावा भी एक और लिस्ट है, रेसिड्यूरी लिस्ट। ठीक है, कि उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे चीज थे जो नहीं सामने आए थे, जैसे कि आज की सोशल मीडिया हो गई, आज का इंटरनेट हो गया, या ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे सामने नहीं आई थी। उन सब चीजों को देखने के लिए एक अलग से लिस्ट बना दी गई, जिसको रेसिड्यूरी लिस्ट कहते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन, स्टॉक एक्सचेंज, फ्यूचर मार्केट, शेयर मार्केट, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, सेंसस, इंश्योरेंस, डिफेंस, रेलवे एंड कॉर्पोरेशन टैक्सेस etc come under the union list। and पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैस, एग्रीकल्चर, रेलवे पुलिस, प्रिजन, पंचायती राज और लोकल गवर्नमेंट एंड लैंड रिफॉर्म कम अंडर स्टेट लिस्ट। मतलब आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि जो बड़े बड़े मैटर्स हैं, ठीक है, उसको किसके अंदर रखा गया, जैसे सेंसस या बैंकिंग एक्टिविटी। बैंकिंग किसी एक स्टेट का नहीं होता, आप देखते हैं चाहे पंजाब नेशनल बैंक आप देख ले, वो सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, वो पूरी कंट्री में है। तो बैंकिंग एक ऐसा है जो पूरे कंट्री को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो उसका पावर यूनियन के पास। ओके, रेडियो एंड टेलीविजन, ये नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर जगह के लोग देखते हैं, पूरी कंट्री के लोग देखते हैं, तो उसका पावर यूनियन के पास। और जो छोटे मोटे है, मतलब छोटे मोटे इन सेंस की हर जगह के अलग अलग है, जैसे आप पुलिस देख सकते हो, पुलिस हर जगह में अलग है, स्टेट यूपी पुलिस अलग है, दिल्ली पुलिस अलग है, झारखंड पुलिस अलग है, बिहार पुलिस अलग है, मुंबई पुलिस अलग है। तो ये पावर किसके पास दिया गया, ये पावर स्टेट के पास दिया गया। पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, क्योंकि एक सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट पब्लिक हेल्थ का ध्यान नहीं रख सकती थी, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो बहुत ही बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, और हर एक लोगों पे ध्यान रखना सिर्फ यूनियन के हाथ में नहीं पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए स्टेट को ये पावर दिया गया कि आप अपने लोगों का ध्यान रखो, वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखो, वहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी का ध्यान रखो, वहाँ पे पंचायत कैसे चल रहा है, लोकल गवर्नमेंट कैसे चल रहा है, उसका ध्यान रखो। ठीक है, तो ये सब कौन से लिस्ट में आएगा, स्टेट लिस्ट में। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आए तो आप अपना कॉमन सेंस लगा के इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन etc कम्स इन कॉन्करेंट लिस्ट। अब कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से मामले आ गए, क्रिमिनल प्रोसीजर, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन, अब जब हम देखते हैं एग्जाम्पल कि अगर पॉपुलेशन कहीं का बढ़ता है
तो सिर्फ किसी एक स्टेट का पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, वो पूरे कंट्री का पॉपुलेशन बढ़ा है। जब सेंसस हो रहा है तो ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ यूपी का पॉपुलेशन बढ़ रहा है या सिर्फ महाराष्ट्र का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नहीं। जैसे कि हमारे पीएम है, जो वो कभी स्पीच देता है तो आपने सुना होगा कि 125 करोड़ देशवासी, मतलब जो पॉपुलेशन है वो किससे कनेक्ट हो गया, वो पूरे कंट्री से कनेक्ट हो गया, ठीक है। और क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्टेट का भी पार्ट है, इसीलिए उनको किस लिस्ट में रखा गया, कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। और क्राइम वगैरह, क्रिमिनल वगैरह, ये सब रिकॉर्ड जो आप थोड़ा बहुत देख लेंगे तो ये सब किस में आता है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें स्टेट और यूनियन दोनों मिलके डिसीजन लेते हैं, या इसके डिसीजन पावर दोनों के पास होता है। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो हमारा 8th शेड्यूल है, लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली। It had 14th language, but presently there are 22 language. 8th शेड्यूल में कौन सी बात कही गई है, लैंग्वेज की बात कही गई है, ठीक है। तो ओरिजिनली कितने लैंग्वेज ऐड किए गए थे 8th शेड्यूल में, 14, लेकिन अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 22। सिंधी was added by 21st Constitutional Amendment Act 1967. कौन से लैंग्वेज को ऐड किया गया, सिंधी को 1967 में ऐड किया गया। कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड किया गया। और बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको 2003 में ऐड किया गया। उड़िया, जिसको बाद में रीनेम कर दिया गया उड़िया, इसको 2011 में ऐड किया गया, ठीक है। तो अब ये नंबर बढ़ के 14 से 22 हो गया। 9th शेड्यूल, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। ओरिजिनली 13 थे ये, लेकिन अब ये बढ़कर कितने हो गए हैं, 282, एंड इट वाज एडेड बाय फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। ओके। 10th शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। It was added by 57th Amendment Act 1985, also known as Anti-Defection Law, दल बदल कानून। आपने कुछ दिन पहले ये बहुत ज्यादा न्यूज में सुना होगा, दल बदल कानून। तो ये हमारे कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, 10th शेड्यूल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। जैसे कि अगर आप किसी एक पार्टी से जीत जाते हो, कोई भी मिनिस्टर है जो सपोज एक्स पार्टी से वो जीता और जीतने के बाद वो वाई पार्टी में जाके शामिल हो गया, तो ये इसका मतलब क्या होता है, ये एंटी डिफेक्शन के अंदर आता है, ठीक है। उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट 11th शेड्यूल स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। It has 29 subject. It was added by 73rd Amendment Act 1992. 11th शेड्यूल में क्या है, पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, ठीक है। पंचायत जो गांव के लेवल पे होता है, आप सबने सुना होगा। तो ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है, 11th शेड्यूल के अंदर आता है। और इसको कब ऐड किया गया था, 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट करके, ठीक है। और इसी के साथ ही 12th शेड्यूल, ये किस चीज के लिए है, म्युनिसिपैलिटीज के लिए, ठीक है। पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, और इसके पास 18 सब्जेक्ट है। पंचायत के पास 29 सब्जेक्ट, म्युनिसिपैलिटी के पास 18 सब्जेक्ट। और ये भी 1992 में ऐड किया गया, 73rd में पंचायत और 74 अमेंडमेंट एक्ट में म्युनिसिपैलिटी को ऐड किया गया। ओके, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपने सुना होगा कि बहुत ही लेंदी है, बहुत ही बड़ा है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो अब इसको पढ़ने के लिए हम उसको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, ताकि हमारे लिए वो थोड़ा इजी हो जाए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स। Part 4A and Part 14A were added by 42nd Amendment Act 1976. Okay, and Part 9A were added by 74th Amendment Act 1992, and Part 9B were added by 97th Amendment Act 2011. Part 1, the Union and its territory, it covered Article 1 to 4. Part 2, citizenship, cover Article 5 to 11. Part 3, fundamental right,
It covered Article 12 to 35, Part 4, Directive Principle of State Policy, Article 36 to 51, Part 4A, Fundamental Duties, Article 51A, Part 5, the Union Government, Article 52 to 151, Part 6, the State Government, Article 152 to 237, Part 8, the Union Territories, Article 239 to 242, Part 9, the Panchayats, Article 243 to 243O, Part 9A, the Municipalities, Article 243P to 243ZZ, Article Part 9B, the Cooperative Society, Article 243ZH2, Article 243ZT, Part 10, the Scheduled and Tribal Areas, Article 244 to 244A, Part 11, Relation between the Union and the State, Article 245 to Article 263, Part 12, Finance and Property Contract and Suits, Article 264 to Article 308, Part 13, Trade, Commerce and Intercourse within the Territory of India, Article 301 to Article 307, Part 14, Service under the Union and States, Article 305 to Article 323, Part 14A, Tribunals, Article 323A to 323B, Part 15, Election, Article 324 to Article 329A, Part 16, Special Provision related to certain classes, Article 330 to Article 342, Part 17, Official Language, Article 343 to Article 351, Part 18, Emergency Provision, Article 352 to Article 360, Part 90, Miscellaneous, Article 361 to Article 367, Part 20, Amendment of the Constitution, Article 368, Part 21, Temporary, Transitional and Special Provision, Part 22, Short Titles, Commencement, Authoritative Text in Hindi and Repeals, Article 393 to Article 395. ये सारे पार्ट्स हम डिटेल में अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो इसके लिए अगर आपको अभी समझ में नहीं भी आए तो आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 300 आर्टिकल, 350 आर्टिकल, मोर देन 400 आर्टिकल और 500 articles. So the correct answer is more than 400 article. Originally there were 22 parts, 395 article and 8 schedule in the Constitution of India. A number of articles were added and removed later through amendment. At present there are around 470 articles, but these are added in the form of sub-parts such as A, B and C etc. Next question, how many parts, article and schedule was there in the original Indian Constitution? 22 parts, 395 article and 8 schedule, 24 parts, 450 article, 12 schedule, 22 parts, 390 article and 8 schedule, 22 parts, 425 article or 12 schedule. So the correct answer is option A, 22 parts, 395 articles and 8 schedule. Next question, there were originally how many articles in the Constitution of India? 420, 380, 395, 270. Correct option is option C, 395. The total number of articles and schedule in the Constitution calculation or numbering wise is 390 article, 5 schedule, 395 article, 12 schedule, 395 article, 10 schedule, 444 article, 12 schedule. So इसमें आप देखेंगे कि कोई भी एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें से कोई भी जो नंबर है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें कोई भी आंसर सही नहीं होगा। नेक्स्ट, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज ऑफ 395 article, 22 part and 12 schedule, 371 article, 21 parts and 11 schedule, 372 article, 20 parts and 7 schedule, 381 articles, 28 part and 8 schedule. And the correct answer is option A, 395 article, 22 parts and 12 schedule.
Next question, how many states and union territory were established by 1956 State Reconstructing Act? 14 states, 6 union territories, 18 states, 9 union territories, 22 states, 8 union territories, or 21 states, 7 union territories. So the correct answer is option A, 14 states and 6 union territories by the State Reorganization Act 1956. State Reorganization Act कब आया था? 1956। और इसके अंडर में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। कब? 1 नवंबर 1956 में 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज 12, 16, 8, 10 and the correct answer is option A, 12. There are 12 schedules in our constitution. Originally there were 8 schedules, but 4 schedule was added by Amendment Act. 9th schedule was added by First Amendment Act 1951 related to Validation of Creation Act and Regulation. 10th schedule was added by 57th Amendment Act 1985, which contained provision of disqualification on the ground of defection. 11th schedule was added by 73rd Constitutional Amendment Act 1992 and it contained Panchayati Raj, and 12th schedule was added by 74th Amendment Act 1992, which contained the provision of municipal corporation. Next question, the Indian Constitution has 9th schedule, 12th schedule, 6th schedule, 8th schedule, and correct answer is option B, 12th schedule. Consider the following statement. The Constitution of India has 20 parts. There are 390 articles in the Constitution of India in all. 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added to the Constitution of India by the Constitutional Amendment Act. Which statement of the given above is correct? 1 and 2, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3. So the correct option is option C, 3 only. The Constitution of India has 22 parts, not 20 parts. Hence statement 1 is correct, and there are 395 articles in the Constitution. 395 and not 390. So option 2 is also incorrect. 9th, 10th, 11th and 12th schedule were added to the Constitution in India by the Constitutional Amendment Act. Hence, option 3 is correct. Okay. The 9th schedule was added by First Amendment Act 1951, is related to land reform and abolition of zamindari. 9th schedule में क्या किया गया है? This is the First Amendment Act in 1951 and related to land reform or abolition of zamindari. ओके, नेक्स्ट 10th शेड्यूल में एडिट किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ. नेक्स्ट 11th शेड्यूल वाज एडेड पंचायती राज एंड 12th शेड्यूल वाज एडेड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. The Parliament of India can place a particular law in the 9th schedule of the Constitution of India, or the validity of a law placed in the 9th schedule cannot be examined by any court and no judgment can be made on it. So which of the following statement above is correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. So option A is correct, 1 only. 9th schedule deal with act and regulation, originally 13, presently 282 of the state legislature, dealing with land reform and abolition of zamindari system of the parliament and dealing with other matter. This schedule was added by First Amendment Act 1951 to protect law, include in it from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental right. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. So, जो भी law इसमें इंक्लूड किया गया है 24 अप्रैल 1973 के बाद से वो अब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है. तो स्टेटमेंट 2 गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 16 पार्ट, 22 पार्ट, 24 पार्ट, 25 पार्ट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 22 पार्ट. Originally there are 22 parts, 395 article and 8 schedule. Which part of the constitution contain provision related to citizenship? Part 1, part 3, part 2, part 4. Correct answer is option C, part 2. The citizenship provision contained in part 2 of the
Constitution, Article 5 to 11. Next question, which of the following is not matched correctly? ये not है कि नहीं है क्वेश्चन में, ये बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि जल्दी जल्दी में अक्सर यही चीजें छूट जाती है. So option A, citizenship part 2 of the constitution, fundamental right part 3 of the constitution, fundamental duty part 6A of the constitution और state part 6 of constitution. So option C जो है वो गलत है, fundamental duty पार्ट 6A में नहीं है, पार्ट 4A में है. ठीक है. सो ये एग्जाम में यही छोटी छोटी सिली मिस्टेक के कारण हमारा मार्क्स कट जाता है. V1 is 6, that is wrong. और ये क्या है, 4 है और फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में है, 4A में है. ठीक है. The provision related to fundamental duty is included in part 4A, which was inserted in the constitution in 1976. Next, match list 1 with list 2. So list 1 is formation of new state, citizenship, fundamental right, setting of administrative tribunal. List 2, part 2 of the Constitution of India, part 3 of the Constitution of India, article 323A of the Constitution of India और part 3 of the Constitution of India. तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, कौन से में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट किस में है इंक्लूड. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. जैसा हम सब ने डिस्कस किया अभी पहले कि पार्ट 2 और पार्ट 3 में कंफ्यूज नहीं होना है. अगर कोई नया स्टेट हमारे देश में शामिल होगा तो वो पार्ट 2 में है, और हम अगर किसी भी स्टेट को काट के एक नया स्टेट बनाते हैं तो वो पार्ट 3 के अंदर आता है. तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 3 में. ओके. सिटीजनशिप कौन से पार्ट में आता है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and setting of administrative tribunal article 323A of the constitution. Next question, which one among the following is not correctly matched? Provision and part of the constitution, citizenship part 2, union territory part 7, municipalities part 9A और election part 15. So the option B that is not correctly matched. जो यूनियन टेरिटरी है वो पार्ट 7 में नहीं है, वो पार्ट 8 में है. ठीक है. और रिमेनिंग ऑल आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्विसेज अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायत, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 12. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पार्ट 12. In 1992, the 73rd and 74th Constitution Amendment Act were passed by Parliament. The 73rd Amendment Act is about rural local government, known as Panchayati Raj institution. The 74th Amendment Act is related to urban local government, Nagar Palika. Okay. The 73rd Amendment Act introduced 3-tier Panchayati system in Part 9 of the Constitution. At the base is Gram Panchayat, covering the village or group of the village. The intermediary level is Mandal or Tuluk Panchayat. The intermediary level body need to be constituted in smaller state having population less than 20 lakh. At the apex, Jilla Panchayat covering entire rural area of the district. ठीक है. जो पंचायत होते हैं वो विलेज लेवल पर होते हैं, उसके ऊपर इंटरमीडिएटरी लेवल पे जो होते हैं वो कौन होते हैं बताइए, तुलुक पंचायत और मंडल पंचायत, और उसके ऊपर जिला पंचायत. ओके. Which part of the chapter of Indian Constitution deal with the legislative relation between the union and the state? Part 11 and chapter 1, part 11 chapter 2, part 12 chapter 1, part 12 chapter 2. And correct answer is option A, part 11 chapter 1. The part 11 of the Indian Constitution deal with the relationship between union and state. Chapter 1 of part 11 is about distribution of legislative power between union and state, whereas chapter 2 deal with administrative relation between them. Part 12 deal with the finance, property, contract and suits. Next question, which one of the following schedule of the Indian Constitution lists the name of the state and specify their territory? First, second, third and fourth. Correct answer is option A, first. The first schedule, the list the state and union territories of India. Second schedule, the list the salary of official holding public office, judges and CAG.
Third schedule, form, oath and affirmation. Fourth schedule, the details, the allocation of seat in Rajya Sabha. Next question, which of the following are enshrined in the third schedule of the Indian Constitution? Form of oath of office for the Ministry for the Union, form of oath to be made by Chief Justice of Supreme Court, form of oath of office for the President of India, or form of oath to be made by Member of Parliament. Select the correct answer using the code given below. 123, 234, 124, 1234. Correct answer is option C, 1, 2 and 4. The third schedule of Indian Constitution deal with the form of oath and affirmation to be made by the following: a Minister of Union, candidate for election to Parliament, Member of Parliament, Judges of Supreme Court and Comptroller and Auditor General of India, the State Minister, candidate for election to the Legislature of a State, a Member of Legislature of a State, the Judge of the High Court. The form of oath for a President of India have been given in Article 60 of the Constitution, not in the third schedule. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो थर्ड शेड्यूल में नहीं है, और ये बात आपको कंफ्यूजन में डाल सकती है। तो जो प्रेसिडेंट का ओथ है वो आर्टिकल 60 के अंदर दिया गया है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। द फोर्थ शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील विद एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द काउंसिल ऑफ स्टेट, पॉलिटिकल डिफिक्शन, पंचायत सिस्टम और लैंग्वेज। So option A is correct, allocation of seat for the Council of State. The fourth schedule of the Constitution deal with the allocation of seat for the Council of State. Okay. Next question, if a new state of Indian Union is to be created, which one of the following schedule of the Constitution must be amended? First, second, third and fourth, and the correct answer is option A, first. The first schedule comprises state and union territory. Hence, it must be amended if a new state or union territory is to be created. Next question, match list 1 with list 2. List 1 में क्या है? Schedule of the Constitution, and list 2 में subject matter. So, 4th schedule, 6th schedule, 8th schedule, 9th schedule, and list 2 land reform, language, council of state और tribal affair. So, 4th schedule में कौन सा subject आता है? Council of state. ठीक है। 6th शेड्यूल में कौन सा आता है? ट्राइबल अफेयर। 8th शेड्यूल लैंग्वेज एंड 9th शेड्यूल लैंड रिफॉर्म। सो इसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी ट्रांसफर्ड ऑफ ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टी फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? Third schedule, fifth schedule, 9th schedule, 12th schedule, and the correct answer is option B, fifth schedule. Supreme Court in its landmark judgment in the case of Samantha versus State of Andhra Pradesh and others declared that the transfer of tribal land to private party for mining is unconstitutional, void and inoperative. The fifth schedule of the Indian Constitution has provision related to the administration and control of scheduled area and scheduled tribe. According to this schedule, tribal land cannot be transferred to a private party. Next question, match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1, 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule. List 2, languages, disqualification on the ground of defection, distribution of legislative powers and validation of certain Act. So, 7th schedule is distribution of legislative power, 8th schedule language, 9th schedule validation of certain acts, and 10th schedule disqualification on the ground of defection. So, the correct answer is option C. Again, match list with list 2 and select the correct answer. List 1, 7th schedule, 8th schedule, 9th schedule, 10th schedule. List 2, language disqualification on the ground of union and concurrent list, validation of certain acts. So 7th schedule, union, state and concurrent list, 8th schedule, language, 9th schedule, validation of certain acts, or 10th schedule, disqualification on the ground of defection. Next question, which of the following is not correctly matched? Public health and sanitation, state list, census, union list, allocation of seat in the council of state, 2nd schedule, anti-defection, 10th schedule. And the correct answer is option C,
that is not correctly matched. The fourth schedule of the Indian Constitution deal with allocation of seat and not the second schedule. The correct answer is fourth schedule. Next question, which of the following is not included in the 8th schedule of the Constitution? English, Hindi, Sanskrit and Urdu. And the correct answer is option A, English. Language recognized by the Constitution are included in the 8th schedule. Initially, it has 14 language, but presently there are 22 language. Of this 22 language, English is not one of them. So option A is correct. ठीक है, हमारे जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है उसमें इंग्लिश उसका पार्ट नहीं है. Next question, Kohilo case is related to which schedule of the Constitution of India? 7th, 8th, 9th, 10th. Correct answer is option C, 9th schedule. Kohilo case is a landmark case which upheld the authority of the judiciary to review laws, including the ones under the 9th schedule, against violation of basic structure of the Constitution. It is known as 9th schedule case. Next question, to give constitutional protection, state land reform law has been included in 7th schedule, 9th schedule, 8th schedule, 10th schedule. Correct answer is option B, 9th schedule. The law related to land reform and zamindari abolition has been given constitutional protection by 9th schedule of the Constitution, which was inserted by First Amendment Act 1951. Next question, the 9th schedule was introduced in the Constitution of the India during the Prime Ministership of जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई. तो जो फर्स्ट 9th शेड्यूल कब इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में. और फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 में. ठीक है, तो 1951 में हमारे देश के जो पीएम थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. 97 entries, 47 entries, 66 entries. And the correct answer is option B. Union list 97, state list 66 and concurrent list 47. Next question. Under the Constitution of India, economic planning is subject of in the state list, in the union list, in the concurrent list, not specified in the list. Option C, in the concurrent list. Entry number 20 of the concurrent list is related to economic and social planning. It is to be noted that Planning Commission of India was established by Government of India under this entry. Next question, economic planning is included in which of the Constitution? Union list, state list, concurrent list, special list. Option C, concurrent list. Next question, prevention of cruelty to animal is listed in which of the following Indian Constitution? Union list, state list, concurrent list, preamble, none of the above or more than one of the above. Answer C, concurrent list. Prevention of cruelty to animal, entry 7 is listed in the concurrent list of the 7th schedule of the Constitution of India. Next question, which of the following is subject of concurrent list? Police, criminal matter, radio and television and foreign affair. So the correct answer is option B, criminal matter. Criminal matter, including all matter included in the Indian Penal Code, are subject of concurrent list, while police is subject to state list, foreign affair, radio and television are subject to union list. Next question, which of the following entry is subject of concurrent list? Population control and family planning, public health and sanitation, pre-personal tax or treasure travel. Correct option is option A, population control and family planning. Population control and family planning is the subject of concurrent list added by 42nd Amendment Act 1976. Public health and sanitation, treasure trove and pre-person tax are state list subject. Next question, which list and entry of the 7th schedule of Indian Constitution is related to election of the legislature of the state? Correct answer is option A and C. List 1 entry 72 and list 2 entry 37. The 7th schedule of the Indian Constitution deal with the division of power between the union and state government. List 1 entry 72 deal with election to parliament
to the legislature of the state and to office of the president and vice president. The election commission list 2 NT 37 deal with election to the legislature of the state subject to provision of any law made by parliament. Hence both option A and C are correct, and as per MPPCL official answer key, both option A and C are correct. Okay, next question, which of the following subject lies in the concurrent list? Agriculture, education, police, defense. So option B, education. Currently there are 52 subjects defined and enlisted under list 3 of the 7th schedule of the Constitution of India, which form the joint domain of both the state government and the union government of India as well as the central government of India. Initially education was the सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट. ठीक है, शुरू में पहले जो एजुकेशन था वो कौन सी लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट. बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन बिकम कॉन्करेंट लिस्ट which enable both central and state government to legislate on the subject matter of education. Next question, education which was initially a state subject was transferred to the concurrent list by 24th Amendment, 25th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment. And the correct answer is option C, 42nd Amendment. Next question, the education which was initially a subject list was transferred to concurrent list by 24th Amendment, 25th Amendment, 42nd Amendment, 44th Amendment. Correct answer is option C, 42nd Amendment. Next question, which one of the following subject is not correctly matched with their list? Forest, concurrent, stock exchange, concurrent, post office saving bank, union, public health, state. And the correct option is option B, stock exchange, concurrent. Stock exchange and post office saving bank are subject to यूनियन लिस्ट. तो स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट नहीं, यूनियन लिस्ट में होगा. वाइल पब्लिक हेल्थ इज सब्जेक्ट टू स्टेट लिस्ट, ये सही है. और फॉरेस्ट इज सब्जेक्ट टू कॉन्करेंट लिस्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. बट इनिशियली इज वाज सब्जेक्ट लिस्ट. फॉरेस्ट पहले कौन से लिस्ट में था? स्टेट लिस्ट, जिसको बाद में चेंज करके कॉन्करेंट लिस्ट में ले आए. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, residuary power. List 2, police and public order, space research, census, population control and family planning. So the correct option is option A. यूनियन लिस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल है? यूनियन लिस्ट, सेंसस. स्टेट लिस्ट, पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, concurrent list, population control and family planning, and residuary subject is space. मतलब मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि जो इन तीनों सब्जेक्ट से जो मैटर बच जाए, जो भी करंट की बात है, जैसे इंटरनेट, ओटीटी प्लेटफॉर्म या स्पेस से रिलेटेड, या ये सब सारे सब्जेक्ट जो भी आते हैं वो कौन से सब्जेक्ट में आते हैं? रेसिड्यूरी सब्जेक्ट में. और ये किसके अंडर है? यूनियन गवर्नमेंट के अंदर में. Next question, which of the following provision of the Constitution of India have a bearing on education? Directive principle of state policy, rural and urban local body, 5th schedule, 6th schedule, 7th schedule. Select the correct answer using the code given below. Only 1 and 2, only 3, 4 and 5, only 1, 2 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5. And the correct answer is option D, 1, 2, 3, 4 and 5. All the given provisions are somehow related to education. Article 45 of the Part 4 Directive Principle deal with the empower the Panchayat, and Article 243W empower the municipalities to make provision for education. 6th and 7th schedule are directly, whereas 5th schedule is indirectly related to education. Next question, which one of the following schedule of the Constitution of India certain provision regarding anti-defection law? 2nd schedule, 5th schedule, 8th schedule, 10th schedule. So as we know, 10th schedule is related to anti-defection law, Dal Badal Kanun. 10th schedule. The 10th schedule, which contained anti-defection law, was added by 42nd Amendment Act 1985 in the Indian Constitution. It contained provision related anti-defection law and lays down the process by which legislature may be disqualified on the ground of defection. Next question, in which schedule of the Indian Constitution anti-defection law is placed? 6th schedule, 9th schedule, 10th schedule, none of the above.
So the correct answer is option C, 10th schedule. Next question, Constitution 10th schedule related to national language of India, administration of scheduled caste and scheduled tribe area, judicial review, anti-defection law, and the correct answer is option D, anti-defection law. The 10th schedule of Indian Constitution deal with anti-defection law, Panchayati Raj, land reform, distribution of power between union and the state. So the 10th schedule deal with anti-defection law. So the correct answer is option A. Next question, which one of the following is not included in the union list of the 7th schedule of the Indian Constitution? Banking, insurance, census or gas. So the correct answer is option D, gas. In the given option, subject banking, insurance and census are related to union subject while gas is related to state list. Next question, which one of the following is not included in the union list of the Constitution of India? Defense, foreign affair, railway, agriculture. Correct answer is option D, agriculture, because agriculture is subject of state list. Okay. Next question, the preamble of the Constitution of India is a part of the Constitution but has no legal effect, not a part of Constitution and has no legal effect either, a part of Constitution and has the same legal effect as any other part, a part of the Constitution but has no legal effect independently of other parts. So option D is correct. The Supreme Court of India accept preamble as a part of Constitution in Keswanand Bharati case in 1973. The preamble given in the Constitution is not enforceable in court of law. Hence option D is correct. Next question, which of the following is included in the state list under 7th schedule of the Constitution? Education, electricity, railway police and forest. So the correct answer is option C, railway police. Education, electricity and forest are subject of concurrent list while railway police is the subject of state list. Next question, in which list of the Indian Constitution the Panchayati Raj subject is included? Union list, state list, concurrent list, residuary list. So the correct answer is option B, state list. The entry 5 of the state list in 7th schedule provide for local government, Panchayati Raj. Next question, which one of the following subject is in list 3, concurrent list of 7th schedule of the Constitution of India? Criminal procedure, police, prison or public order? Correct answer is option A, criminal procedure. Criminal procedure is subject of concurrent list in the 7th schedule, while public order, prison and police are in state list. Next question, marriage, divorce and adoption are an entry in the 7th schedule of the Constitution under the following: list 1 union list, list 2 state list, list 3 concurrent list or none of the above. So the correct answer is option C, list 3 concurrent list. Marriage, divorce, adoption are the subject of list 3, that is concurrent list. Okay. Next question, the right of the government to impose taxes and fees is provided in which list of the Constitution? 6th schedule, 7th schedule, 9th schedule, 11th schedule, and the correct answer is option B, 7th schedule. Article 256 of the Indian Constitution distributed legislative power including taxation between the Parliament of India and the state legislature. Schedule 7 enumerates the subject matter with the use of 3 lists: list 1, list 2 and list 3. Thus the right to impose taxes and fees by union and state is provided in 7th schedule of the Constitution. Next question, which one of the following is in the state list? Railway police, corporation taxes, census, economic and social planning. Correct answer is option A, railway police. The railway is subject of union list but railway police is subject of state list. इससे कंफ्यूज नहीं होना है, रेलवे किसका मैटर है? यूनियन लिस्ट का, बट रेलवे पुलिस किसका मैटर है? स्टेट लिस्ट का. ओके. कॉर्पोरेशन टैक्स एंड सेंसस आर अंडर यूनियन लिस्ट बट इकोनॉमिक्स एंड सोशल प्लानिंग इज सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट. ये कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है, रेलवे पुलिस स्टेट लिस्ट का पार्ट है और कॉर्पोरेशन टैक्सेस और सेंसस यूनियन लिस्ट का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म कम अंडर द सब्जेक्ट ऑफ
union list, concurrent list, state list, none of the above. Correct answer is option C, state list. The land reform are subject of state list. Land Reform Act has been added to Schedule 9 of the Constitution by First Amendment Act 1951 to provide constitutional protection of the state on matter of Reform Act. Next question, which of the following case is related to Zamindari system? Kameshwar Singh versus State of Bihar, Ramesh Thapar versus State of Madras, Motilal versus State of Uttar Pradesh, State of West Bengal versus Subodh Gopal. 1, 2 and 3, 2 and 4, 1, 2, 3 and 4, 1 and 2. And the correct answer is option C, 1, 2, 3 and 4. In the above question, option C is correct. Above cases, Kameshwar Singh versus State of Bihar, Rameshwar Thapar versus State of Madras, Motilal versus State of Uttar Pradesh and State of West Bengal versus Subodh Gopal is related to जमींदारी सिस्टम. So इनमें से सभी जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड है. Next question, which schedule of the Constitution of India contains special provision for the administration and control of scheduled area in several states? Third, fifth, seventh or ninth? Correct option is option B, fifth schedule. The fifth schedule of the Constitution provides for administration and control of scheduled area and scheduled tribe, except in the state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram. The provision of administration of tribal area in this state is provided in the sixth schedule of the Constitution. Fifth schedule में शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब सारे स्टेट के, सिर्फ ये 4 स्टेट को छोड़ के, और ये 4 स्टेट में किसके अंदर आएगा? 6 शेड्यूल के अंदर में. 4 स्टेट कौन कौन से हैं? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम. 80 mm. Next question, provision of 6th schedule of the Constitution does not apply to which of the state? Assam, Meghalaya, Tripura, Manipur. And the correct answer is option D, मणिपुर. क्योंकि ये मणिपुर नहीं होगा, यहाँ पे कौन सा होगा? मिजोरम. ओके. The administration and control of tribal area of state of Assam, Tripura, Meghalaya and Mizoram are provided in 6th schedule, but the state Manipur is not covered under this schedule. 6th schedule के अंदर 4 स्टेट कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. मणिपुर नहीं. Next, the provision of 6th schedule of Indian Constitution are applicable in which of the following states? Tripura, Sikkim, Nagaland, all of the above. Correct answer is option A, Tripura. Next question, the 6th schedule of the Constitution of India deal with the administration of tribal area of which of the following state? बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. अब देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन में आप देख रहे होगी कि क्वेश्चन रिपीट होता है. ठीक है, तो आप हर एक छोटी छोटी बातों पे ध्यान दीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड स्टेट. आर्टिकल 371A नागालैंड, 371B असम, 371C मेघालय, 371D आंध्र प्रदेश. एंड द आंसर इज ऑप्शन सी, 371C मेघालय. 371C स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ मणिपुर. किसको स्पेशल प्रोविजन मिला है? मणिपुर को. ठीक है, नॉट मेघालय. नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ 5th and 6th schedule of the Constitution of India are made to protect the interest of scheduled tribe, determine the boundaries between state, determine the power, authority and responsibility of panchayat, protect the interest of all the border state. 5th और 6th schedule किस चीज से डील करता है? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से ये डील करता है. सो द रेस्ट ऑप्शन इज नॉट रिलेटेड टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब. The special provisions are laid down by 5th and 6th schedule are Constitution of India to protect the interest of scheduled tribes. Next question, the constitutional status has been given to panchayats under Article 226, 243, 239, 219. Correct answer is option B, 243. 73rd Amendment Act 1992 added new
Part 9 of the Constitution, titled the Panchayats, covering provision from Article 243 to 243O, and added new 11th schedule covering 29 subjects from the functioning of the Panchayat. So the correct answer is B, 243. Next question, the 11th schedule of the Constitution is related to which of the following? Municipality, Panchayati Raj, center-state relationship, remover of corruption. Correct answer is option B, Panchayati Raj. 11th schedule Panchayati Raj और 12th schedule municipality. ठीक है. Next question, the provision that no bill imposing tax can be introduced in the legislature except on the recommendation of the president is covered in the Constitution of India under Article 117, Article 266, Article 307, Article 308. Correct answer is option A, Article 117. According to Article 117, special provision as to finance bill are made as a bill or amendment making provision of any of the matter regarding the imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax shall not be introduced or moved except on the recommendation of the President, and a bill making such provisions shall not be introduced in the Council of State, provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of amendment making provision for the reduction or abolition of any taxes. Next question, special provision regarding financial bill is given under Article 117, Article 119, Article 121, Article 123. So special provision on finance bill, Article 117. Special provision in regard to finance bill is provided in Article 117. Its three clauses give various conditions for finance bill. Article 119 gives provision for regulating of laws. Article 121 imposes restriction on the discussion in the Parliament with respect to conduct of any judge of the Supreme Court or High Court in the discharge of this duty. Article 123 is related to promulgation of an ordinance by the President. Next question, which one of the following article of the Indian Constitution provided for all India service? Article 310, Article 311, Article 312, Article 313. Correct answer is option C, Article 312. Article 312 of the Indian Constitution provides for all India service. If the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting that it is necessary or expending its national interest for the creation of one or more all India services, Parliament made by law provided for one and more all India services. Next question, which one of the following pair, institutions and article of the Constitution is properly matched? Supreme Court of India, Article 318, Election Commission of India, Article 324, Union Public Service Commission, Article 332, Attorney General, Article 351. Correct answer is option B, Election Commission of India, Article 324. Part 15, Article 324 to 329 is related to election. According to Article 324, the Election Commission shall consist of the Chief Election Commissioner, such number of other commissioners as the President may from time to time fix. Its main function is superintendent, direction and control of election. The provision of Supreme Court is related to in Article 124. ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 एंड अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76. पहले हमने याद किया था, याद है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? आर्टिकल 39A, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड. आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत. आर्टिकल 44, Uniform Civil Code. Article 48, separation of judiciary from executive, and the correct answer is option D, Article 48, separation of judiciary from executive. क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है? Not correctly matched. Okay, so the separation of judiciary from executive is given in Article 50.
and not in Article 48. While Article 48 provide for the organization of agriculture and animal husbandry, इसमें कौन है? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री का सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड है, एंड नॉट सेपरेशन ऑफ जुडिशरी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. लिस्ट 1 में क्या क्या देखते हैं? फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, यूनिफॉर्म सिविल कोड, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, separation of judiciary from executive, promotion of international peace. List 2, Article 44, Article 48, Article 50, Article 51 and again Article 50. So the correct answer is option E. The organization of village panchayat is under Article 40, Uniform Civil Code 44, Agriculture and Animal Husbandry 48, Separation of Judiciary from Executive Article 50, Promotion of International Peace Article 51. Correct option is option E. Next question, match list 1 with list 2. List 1 में article है, list 2 में उसका provision है. Article 61, Article 67B, Article 94, Article 90. Provisions: removal of deputy chairman of Rajya Sabha, impeachment of president, removal of vice president, removal of speaker. So the correct answer is option C. Article 61 में क्या है? Procedure of impeachment of president. Next Article 67B में removal of vice president. Next Article 94 removal of speaker. Next Article 90 removal of deputy chairman of Rajya Sabha. 61 president, 67 वाइस प्रेसिडेंट, 94 स्पीकर और 90 राज्यसभा चेयरमैन. इन सबके रिमूवल की बात की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. लिस्ट 1 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लिस्ट 2 सब्जेक्ट. Article 124, Article 5, Article 352, Article 245 and subjects are union, judiciary, citizenship, emergency provision, distribution of legislative power. So Article 124 is Supreme Court, so union, judiciary. Article 5 deal with citizenship. Article 352 emergency provision, C3, and Article 245 distribution of legislative power, D4. So the correct answer is option A. Next question, match list 1 with list 2. List 1, Article 14, Article 36, Article 74, Article 368. List 2, amendment procedure, Council of Minister, right to equality, directive principles. So Article 14 deal with right to equality. Article 14 right to equality. Article 36 DPSP, directive principle. Article 74 is related to Council of Minister and Article 368 is related to amendment of procedure. So the correct answer is option D. Next question, match list 1 with list 2. List 1, to amend new state by law, the right to equality, protection against arrest and detention, the power of president to assent the bill. List 2, Article 14, Article 2, Article 111, Article 22. So the admit new state by law is under Article 2. The right to equality, Article 14. Protection against arrest and detention, Article 222. And the power of president to assent the bill is under Article 111. So the correct answer is option B. Next question, match list 1 with list 2. Article 54, Article 75, Article 155, Article 164. And list 2 contain election of President of India, appointment of Prime Minister and the Cabinet, appointment of Governor of the states, and appointment of Chief Minister and Council of Minister of the state, and composition of Legislative Assembly. So Article 54 is related to election of President. Article 54, election of President. Article 75 is related to Prime Minister and Cabinet. Article 154 is related to appointment of governor, and Article 164 is related to appointment of Chief Minister and Council of Minister of State, and at last Article 170 contain. So the correct answer is option A. And the composition of Legislative Assembly is deal in Article 170. Okay. Next question, match list 1 with list 2.
Article 323A, 324, Article 330, Article 320. List 2, Election Administration Tribunal, Function of Public Service Commission, Reservation of seat for SCs and STs in Lok Sabha. So Article 323A deal with Administration Tribunal. Article 324 deal with Election. Article 330 deal with Reservation of seat for Scheduled Caste and Scheduled Tribe in Lok Sabha. And Article 320 Function of Public Service Commission. So the correct answer is option C. Next question. Which of the following Indian Constitution provided right to vote, that is adult suffrage, for electing representative of Lok Sabha and Vidhan Sabha? Article 326, Article 325, Article 324, Article 323. Correct option is option A, Article 326. Article 326 of the Indian Constitution provided election to the House of People and State Legislature on the basis of adult suffrage. Okay, next question. Match list 1 and list 2. List 1, Constitutional Amendment, Finance Commission, Financial Emergency, All India Service. List 2, Article 360, Article 312, Article 280, Article 368. So the Constitutional Amendment is deal with Article 368. Finance Commission is deal with Article 280. Financial Emergency 360 and All India Services Article 312. So the correct answer is option B. Constitutional Amendment 368, Finance Commission 280, Financial Emergency 360, All India Service 312. Next question. Match list 1 with list 2. List 1, Institution. List 2, Articles. List 1, Comptroller and Auditor General of India, Finance Commission, Administrative Tribunal, Union Public Service Commission. List 2, Article 315, Article 280, Article 148, Article 323A. So Comptroller and Auditor General of India, Article 148. बताया था आपको कैग और एजी, अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर ऑडिटर जनरल में. ठीक है, ये याद होगा आपको. अगर आपने ये नहीं देखा तो आप एक बार ऊपर जाके देख लीजिए, आपको रिकॉल हो जाएगा. Next, Finance Commission. Finance Commission as comes under Article 280. Administrative Tribunal 323A or Union Public Service Commission Article 315. So the correct answer is option A. Comptroller and Auditor General CAG 148, Finance Commission 280, Administrative Tribunal 323A, Union Public Service Commission 315. Which one of the following is not correctly matched? Not correctly matched. Interstate Council Article 263, Finance Commission Article 280, Administrative Tribunal 323A, Union Public Service Commission 315. तो अभी हमने देखा फाइनेंस कमीशन, 2 बार हम देख चुके हैं. 280 ये तो सही है. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल ये भी अभी जस्ट हमने देखा है. 323A ये भी सही है. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर्टिकल 315 ये भी सही है. और इंटरस्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 that is also correct. So the Uttar Pradesh Service Commission has given the answer to this question as option C. Therefore this question was to excluded from the evaluation. इस क्वेश्चन का क्योंकि सारा सही है तो उसको evaluation से निकाल दिया गया था, हटा दिया गया था. Matched correctly. Article 17 equality before law, Article 78 establishment of parliament, Article 192 salaries and allowance of parliament members, Article 352 proclamation of emergency. So the correct answer is option D, Article 352 proclamation of emergency. The proclamation of emergency is provided in Article 352 और फाइनेंस इमरजेंसी आर्टिकल 360. ठीक है, याद रखिएगा. So D is correctly matched while Article 17 is related to abolition of untouchability and not equality before law. Equality before law कौन सा आर्टिकल में आता है? 14 में. And Article 70 is related to the duties of Parliament regarding furnishing of information to the President. Article 192 is related to decision of question of disqualification of member of the House
of the legislature of a state. Okay, next question, match list 1 with list 2. Article of Constitution, Article 215, Article 222, Article 226, Article 227. Provision, transfer of judges from one high court to another. Power of superintendent over all court by high court. Power of high court to issue certain writ. High court to be the court of record. So the correct answer is option A, Article 215, High Court to be a court of record. Article 222, transfer of judges from one high court to another high court. 222, एक से दूसरे में भेजना, ठीक है, ये याद रखिएगा। 222, एक से दूसरे में जज, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर होना। आर्टिकल 215, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 226, रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। आर्टिकल 227, हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपरिटेंडेंट ओवर ऑल कोर्ट। अभी रिट जुरिस्डिक्शन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, अगर यहाँ पे ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, under which article of Indian Constitution there is provision for the High Court for Union Territory? Article 240, Article 241, Article 242, Article 239. Correct answer is option B, Article 241. According to Article 241 of the Constitution of India, Parliament may by law constitute a High Court for Union Territory or declare any court in any such territory to be a High Court for all or any of the purposes of the Constitution. Next question, in which article of the Constitution the adult suffrage is recognized? Article 324, Article 325, Article 326, Article 327. And the correct option is option C, Article 326. Article 326, election to the House of People and to the Legislative Assembly of the state. आर्टिकल 326 क्या डिसाइड करता है? इलेक्शन, कहाँ पे इलेक्शन? हाउस ऑफ द पीपल, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज, मतलब 18 साल से ऊपर हर एक आदमी को वोट देने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, आर्टिकल 76, आर्टिकल 148, आर्टिकल 75(1), आर्टिकल 131। List 2, Comptroller and Auditor General of India, Jurisdiction of Supreme Court, Attorney General of India और Appointment of Union Minister। अब यहाँ पे देखिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग और अटॉर्नी जनरल, एजी दोनों ही आ गए यहाँ पे। तो अगर आपको मैंने जो पहले पढ़ाया था वो अगर याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 76, क्योंकि यहाँ पे 2 लेटर है तो अटॉर्नी जनरल एजी। आर्टिकल 148 डील विथ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब देखिए कहीं पे ऑप्शन है 13B1, A3B1, A3B1। सो इसके हिसाब से आप आंसर निकाल सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। आर्टिकल 76, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 148, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75, अपॉइंटमेंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर। आर्टिकल 131, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1, प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट 2, आर्टिकल नंबर। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ, राइट टू वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन। आर्टिकल नंबर, आर्टिकल 42, आर्टिकल 45, आर्टिकल 14, आर्टिकल 41। सो इक्वालिटी बिफोर लॉ कम्स अंडर आर्टिकल 14। इक्वालिटी बिफोर लॉ किसके अंदर आता है? आर्टिकल 14। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार सबको है, आर्टिकल 41 के अंडर में। जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क अंडर आर्टिकल 42। वर्क का कंडीशन, जहाँ हम काम कर रहे हैं वहां पे काम करने का जो कंडीशन हो वो कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये कौन से आर्टिकल के अंदर आएगा? आर्टिकल 45, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर, आर्टिकल 45, ठीक है। इसमें क्या था? पहले ये जो एजुकेशन था, ये एजुकेशन का प्रोविजन पहले आर्टिकल 45 में था, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। फिर उसके बाद और आर्टिकल 45 क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंडर आता है तो ये किसका पार्ट था? पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट था। फिर उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, इसको फंडामेंटल राइट के अंडर लेके आ गए। और कौन से आर्टिकल के अंडर? 21A, जिसमें
राइट टू एजुकेशन हमारा अधिकार है, ये आर्टिकल 21A के अंदर आ गया। Which of the following is correctly matched? Part 2 of the Constitution, fundamental right. Part 3 of the Constitution, citizenship. Part 4A of the Constitution, fundamental duties. और Part 5 of the Constitution, directive principle of the Constitution, state policy. So the correct option is option C, Part 4, fundamental duties. The Part 2 of the Constitution is related to citizenship. Part 3 is related to fundamental right. तो इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया था। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 4A फंडामेंटल राइट, दैट इज करेक्ट, एंड पार्ट 5 is related to union and not DPSP. Next question, which of the following is not correctly matched? Okay, fundamental right and article. Abolition of untouchability, article 17. Protection against arrest and detention, article 23. Right, freedom of religion, article 25. Protection of interest of minority, article 29. So the correct answer is option B, that is not correctly matched. Protection against arrest and detention are come under article 22 and not in under article 23. Abolition of untouchability, article 17 का है पार्ट. Protection against arrest and detention, article 22. Freedom of religion, article 25. Protection of interest of minority, article 29. Next question, match list 1 with list 2. Part 9 of the Indian Constitution, Part 8 of the Indian Constitution, Part 4A of the Indian Constitution, Part 9A of the Indian Constitution. यूनियन टेरिटरी, म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज, फंडामेंटल ड्यूटीज. अभी जस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा पार्ट 4A क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी. तो C4 ऑप्शन कहाँ पे है हम पहले देखते हैं. ऑप्शन ए में दिया गया है C4. बाकी और कहीं C4 है? नहीं है. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए. उसके बाद हमें इतना देखने की जरूरत ही नहीं है. अगर एक मैच कर रहा है तो फिर हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें यहाँ पे. देखिए, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटी एंड पार्ट 9A म्युनिसिपैलिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? द पंचायत, Part 9, municipality, Part 9A, the cooperative society, Part 9B, tribunals, Part 10. So not correctly matched. ये तो मैच है, अभी हमने देखा ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ट्राइब्यूनल जो है वो पार्ट 10 का पार्ट नहीं है. वो कौन सा किसका पार्ट है? पार्ट 14A का पार्ट है, नॉट पार्ट 10. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. फंडामेंटल राइट, पार्ट 4A. Fundamental duty, Part 3 of the Constitution. The Union, Part 18 of the Constitution, and Emergency Provision, Part 4 of the Constitution. So, फंडामेंटल राइट हमारा कौन से पार्ट में है? फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और फंडामेंटल ड्यूटी पार्ट 4A में. डीपीएसपी पार्ट 4 में, डीपीएस उसमें नहीं दिया हुआ है. तो फंडामेंटल राइट A का 2, B का 1, ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है? A का 2, B का 1. ठीक है, ऐसा दो ऑप्शन हमारे पास आ गया, A का 2 और B का 1. सो B और D तो ऐसे ही गलत हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम देखें यूनियन की बात करें तो यूनियन पार्ट 5 में है. सो C4 किसी में दिया हुआ है? C4 इसमें है. तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? नॉट करेक्टली मैच, ध्यान रखिएगा. फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A स्टेट, पार्ट 6 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, पार्ट 13 एंड सर्विस अंडर द यूनियन ऑफ द स्टेट, पार्ट 14. सो फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4A इज करेक्ट. स्टेट भी पार्ट 6 का पार्ट है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. अटॉर्नी जनरल ये पार्ट 5 के अंदर आता है और सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट इज पार्ट 14, दैट इज करेक्ट. सो यहाँ पे ये जो पेयर है ये गलत है. अटॉर्नी जनरल ये कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 76 जो कि पार्ट 5 का पार्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट 15 of the Constitution, Part 16 of the Constitution, Part 17 of the Constitution and Part 18 of the Constitution. Emergency provision, official language, provision regarding to certain classes or election. So
जो इलेक्शन है वो कौन सा पार्ट है? पार्ट 15, ठीक है, इलेक्शन पार्ट 15। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजन इन रिलेशन टू सर्टेन केसेस, और पार्ट 17 ऑफिशियल लैंग्वेज, पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजन। Next question, which of the following is correct about the heading of the article 162 of the Constitution of India? The executive power of the state, condition of governor's office, terms of office of governor, extension of executive power of the state. So the correct answer is option D, extension of executive power of state. Article 162 has the provision regarding the extension of executive power of the state. It states that subject to the provision of this constitution, the executive power of the state shall extend to the matter with respect to which the legislature of the state has the power to make law, provided that in any matter with respect to which the legislature of a state and parliament has the power to make laws. तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर आज खत्म होता है। वीडियो में हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू सो मच। कल हम फिर से मिलेंगे अपने एक नए लेक्चर के साथ जो कि है प्रीएम्बल। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और स्टे हेल्दी, सेफ एंड हैप्पी। थैंक यू सो मच।